अस्सलामुअलैकुम, होपफुली यूर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 29 और लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दे ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 29 और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो लेक्चर है। इसमें जो आप लोगों के पास जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह आता है कि एक्सप्लेन एस्टिमेशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और समटाइम आपसे ये भी पूछा जाता है कि एस्टिमेशन के फैक्टर्स बताएं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एस्टिमेशन लेक्चर को। सबसे पहले इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आप लोग नोट डाउन कर ले कि वार्स होमरी ने कॉन्सेप्ट दिया था एस्टिमेशन का और उसने किस बुक इसमें दिया था, अपनी बुक में जो है उसने कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ पे आप लोगों के पास सारे देखिए वार्स एमफ्री ने जो एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट दिया था वो उसने मैगजीन में दिया था या कुछ डिफरेंट ऑप्शन आ जाते। तो यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लें कि इसने अपनी बुक में जो है वो इसका कॉन्सेप्ट दिया था। सेकंड जो है आ जाए कि मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर प्रोसेस ही सेट, इसने कहा कि इफ़ यू डोंट नो वेयर यू आर द मैप वॉन्ट बी हेल्प। उसने कहा कि अगर आप नहीं जानते कि आप कहाँ पर हैं तो जो मैप है वो भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एस्टिमेशन, और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एस्टिमेशन का जो अगर आपके पास आ जाए तो आप लोगों ने कहाँ से करनी है। सबसे पहले तो ये आप लोगों ने देखना है कि एस्टिमेशन के फैक्टर्स कितने हैं। सबसे पहले आपने एस्टिमेशन के फैक्टर्स लिखने हैं कि इसमें कॉस्ट आ जाती है, एफर्ट आ जाता है, रिस्क आ जाता है एंड रिसोर्सेज। इसने कहा कि ये क्रूशियल का मतलब होता है इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसे आप लिए वर्ड मुश्किल लग रहा है तो इसे ये इसका मतलब है अहम या इम्पोर्टेंट। इस चीज़ को आप लोग इम्पोर्टेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। इट गिव्स योर फेयर आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें ये चार फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, कॉस्ट होती है, एफर्ट और रिस्क और रिसोर्सेज होते हैं। ये चीज़ जो है एस्टिमेशन जो है वो हमें बताते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट का जो है वो साइज़ कितना होगा। इस चीज़ का वो आइडिया देती है एस्टिमेशन। ये अगर आपके पास एस्टिमेशन की डेफिनेशन आए तो आप लोगों ने ये लाइन लिखनी है और जो है वो नेक्स्ट भी मैं आपको बताती हूँ कहाँ से लिखनी है। ये जस्ट आप लोगों ने रीड आउट करना है। इसने कहा कि टू अचीव रिलायबल कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेट। उसने कहा कि जब आप एक अचीव कर लेते हैं एक रिलायबल कॉस्ट को और अपनी एफर्ट को एस्टिमेट कर लेते हैं तो उसने कहा कुछ जो है वो ऑप्शन अराइजेज होते हैं। क्या ऑप्शन अराइजेज होते हैं? उसने कहा कि डिले एस्टिमेशन। डिले का आप लोगों को पता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसका कोई शेड्यूल बनाते हो और आप लोगों ने ये चीज़ मेंशन की होती है कि मैंने जो है वो इस टाइम तक अपना प्रोजेक्ट को जो है वो डिले जो है वो डिलीवर करना है। यानी कि अभी जो है आपने प्रोजेक्ट बनाया तो आप कह रहे हैं कि 25 दिसंबर को जो है मैं इसे डिलीवर करूँगा, लेकिन अगर 25 दिसंबर को आपका प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो गया। डिले एस्टिमेशन अंटिल लेट इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, बेस एस्टिमेशन क्या होता है? बेस एस्टिमेशन होता है कि आपने ये प्रोजेक्ट ये मंसूबे पहले भी किए हुए हैं, इसे कहते हैं बेस एस्टिमेशन। यूज़ रिलेटिव सिंपल डिकम्पोजिशन तकनीक, ये क्या करते हैं? ये जनरेट करती है प्रोजेक्ट की कॉस्ट को और एफर्ट को एस्टिमेट लगाती है। इसके बाद यूज़ वन और मोर एम्पिरिकल मॉडल्स फॉर सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेशन। ये मतलब सॉफ्टवेयर की कॉस्ट और इसकी एस्टिमेशन लगाती है, इसकी एफर्ट की एस्टिमेशन लगाती है। इसके बाद जो है ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पढ़ लीजिएगा, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इसमें एक ये चीज़ है कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ पास्ट एक्सपीरियंस हैज़ नॉट ऑलवेज बीन गुड इंडिकेटर फॉर फ्यूचर। इसलिए कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो पास्ट एक्सपीरियंस हो वो हमेशा हमारे फ्यूचर रिजल्ट के लिए जो है वो गुड रहे। कभी कभी जो है वो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो हमारे फ्यूचर के लिए जो है वो नहीं ठीक रहता। अब जो आप लोगों ने करना है एस्टिमेशन की, आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी। ये तो 2 लाइन जो मैं आप लोगों को ऊपर लिख बता के आई हूँ ये करनी है आप लोगों ने। अगर आपके पास आ जाएगा एक्सप्लेन करना है एस्टिमेशन को, अगर फैक्टर आ जाए तब भी आप लोगों ने ये चीज़ लिखनी है। मतलब इसमें 4 फैक्टर्स हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद आप लोग यहाँ से ये इतना पैराग्राफ लिखते हैं तो ये काफ़ी होगा। इसलिए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कहते हैं कि ये क्या करते हैं? ये कहते हैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन मोस्ट केसेस द प्रॉब्लम्स टू बी सॉल्व, कहते हैं मोस्ट केसेस में हमारे जो मसाइल है वो सॉल्व भी हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि डेवलपिंग का कॉस्ट एंड एफर्ट एस्टिमेट फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। उसने कहा कि जब भी हमने किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए कोई एफर्ट का एस्टिमेट लगाते हैं या किसी डेवलपिंग करने किसी प्रोजेक्ट की तो उसके कॉस्ट को जब देखते हैं तो ये हमारे पास जो है वो हमारे लिए कम्प्लेक्स हो जाता है। कब कम्प्लेक्स होता है? जब हम किसी एक टुकड़े पर इसे देख रहे होते हैं और एक टुकड़े पर जो है हम एस्टिमेट लगा रहे होते हैं, तब ये हमारे पास कम्प्लेक्स होता है। फॉर दिस रीज़न इसने कहा कि वी डिकम्पोज द प्रॉब्लम। इसने कहा कि हमने जो प्रॉब्लम है उसे टुकड़ों में तोड़ना है। डिकम्पोज का मतलब होता है टुकड़ों में जो है वो किसी चीज़ को तोड़ देना। अगर कोई बहुत सारा कोई आपके पास जो है कम्प्लेक्स टास्क है उसे आपने पहले पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर रिकैरेक्टराइज करें और इससे का एक स्मॉलर सेट बना लें।
जब आप उसे रिकैरेक्टराइज करेंगे और एक स्मार्ट सेट बना लेंगे तो ये क्या होगा, इसमें जो है ना आप प्रॉब्लम्स को जो है वो इजीली मैनेज कर सकेंगे, और ये मददगार होगा कि आप जो है वो प्रॉब्लम को इजीली जो है वो मैनेज कर सकें। इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो है ये तकनीक क्या करती है, ये हमारे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और बहुत सारे जो है केसेस में ये सॉल्व भी हो जाती है। उसने कहा कि जब भी किसी एक टुकड़े पीस ऑफ वर्क पे जो है हमने ये नहीं अंदाज़ा लगाना है ना कि कितनी कॉस्ट होगी, कितना एस्टिमेशन होगा। सेकंड उसने कहा कि जब भी कोई प्रॉब्लम होगी उसे टुकड़ों में जो है तकसीम करना है, उसके बाद उसका एक स्मॉल सेट बना लेना, और ये जो है इस तरह करने से जो है हम इजीली अपनी प्रॉब्लम को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद इसके कुछ पॉइंट्स हैं, फॉलोइंग आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। उसने कहा कि एस्टिमेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू बट ऑफर नीड। उसने कहा कि एस्टिमेशन जो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि हमें ज़रूरत होती है, करना पड़ता है इसे। इसके बाद इट क्रिएट्स, हम इसे क्रिएट भी करते हैं और यूज़ भी करते हैं, या हम ऐसे कर देते हैं कि हमने डिफाइन ड्यूरिंग इनके दौरान जो इसे यूज़ करते हैं। स्ट्रेटजी प्लानिंग के, फैसिबिलिटी स्टडी और एसओडब्ल्यू के, प्रपोजल, वेंडर एंड सब कॉर्पोरेट इवैल्यूएशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग। इसमें जो है वो आप लोग जैसे रीड करिएगा, इसमें करने वाला कुछ नहीं है, बस बेसिक प्रॉब्लम प्रोसेस इन्वॉल्व, कौन से जो है किस प्रोसेस में ये जो है एस्टिमेशन जो है इन्वॉल्व होता है। एस्टिमेशन द साइज़ ऑफ द प्रोडक्ट, जब भी हमने किसी प्रोडक्ट के साइज़ के बारे में एस्टिमेशन लगानी हो तब, और हमने एफर्ट को देखना हो तब, और जब हमने इसे शेड्यूल करना हो तब, ठीक है। इसके बाद देखिए कि इंपॉर्टेंट आ गया कि एस्टिमेशन के क्रिटिकल फैक्टर कौन से हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके 4 फैक्टर्स है, कॉस्ट है, एफर्ट है, रिस्क है और रिसोर्सेज है। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन की जो फेयर आइडिया फॉर दी साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। ये हमेशा आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये जो है वो 4 फैक्टर्स हैं और ये हमें प्रोजेक्ट के साइज़ के अबाउट जो है वो फेयर आइडिया देती है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं एस्टिमेशन कैरीज इनहेरेंट रिस्क एंड रिस्क लीड अनसर्टेनिटी। इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के रिस्क किसे लीड करता है, अनसर्टेनिटी की गैर यकीनी सूरत हाल को जो है वो रिस्क क्या करता है, लीड करता है। उसने कहा है कि अगर हमारे पास रिस्क जो है वो पार्ट्स पे या कितने पॉइंट्स पे आता है। आप कहते हैं कि रिस्क कम्प्लेक्सिटी, हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लेक्स होगा तब भी रिस्क आएगा, हमारे प्रोजेक्ट का साइज़ बढ़ जाएगा तब भी रिस्क आ जाएगा, डिग्री के स्ट्रक्चर अनसर्टेनिटी पे रिस्क आएगा, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन पे जो है वो रिस्क आएगा। इसे हम पढ़ लेते हैं, प्रोजेक्ट हमारा अगर कम्प्लेक्स होगा तब भी हमारे पास जो है वो रिस्क आने के चांसेस है। प्रोजेक्ट का साइज इसने कहा कि अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन इफेक्ट एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ एस्टिमेशन। अगर प्रोजेक्ट का साइज़ ज़्यादा हो जाता है तो हमारी एक्यूरेसी और एफिशिएंसी जो है वो एस्टिमेट की जो एक्यूरेसी एफिशिएंसी को क्या करता है, अफेक्ट करता है। बस आप लोगों ने ये फर्स्ट लाइन जो है वो याद करनी है। इसके बाद कि डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी हैज़ इफेक्ट ऑन एस्टिमेशन रिस्क। डिग्री और स्ट्रक्चरल अनसर्टेनिटी किसे इफेक्ट करती है, एस्टिमेशन रिस्क को इफेक्ट करती है। उसके बाद आते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती है ना एस्टिमेशन रिस्क के ऊपर, ये जो है इंतहाई जो है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस असर रसूख रखती है। इसके बाद आता है व्हेन यू है कम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर, और इसके बाद आता है आपके पास रिस्क। रिस्क की अगर आपके पास डेफिनेशन आई तो रिस्क की डेफिनेशन, रिस्क इज़ अनसर्टेनिटी इवेंट मे और मे नॉट बी हैव। इसका कहते हैं कि रिस्क जो से ये है, ये कोई सूरत हाल का एक वकूआ होता है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि रिस्क हमारा होगा ही, कहते चांसेस होते हैं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बाद आप लोग यहाँ से कहने के रिस्क इज मेजर्ड बाय डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, इसका मतलब है रिस्क है, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके बाद इन दी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन इस्टेब्लिश फॉर रिसोर्सेज ने कहा कि जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेट जो इस्टेब्लिश कर दिया जाता है रिसोर्सेज के लिए, कॉस्ट के लिए और शेड्यूल के लिए। इसने कहा फॉर इफ़ प्रोजेक्ट स्कोप इज़ पुअरली, इसने कहा कि अगर हम अपने प्रोजेक्ट का स्कोप जो है वो पुअरली डिफाइन करेंगे तब भी हमारे पास जो है वो रिस्क आएगा। और दूसरा उसने कहा कि अगर हमने अपने रिक्वायरमेंट्स को चेंज कर दिया तब भी हमारे पास जो है वो रिस्क आएगा, और बहुत डेंजरस और हाई किस्म का जो है वो हमारे पास रिस्क आएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। अगर आप लोग में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करिएगा। होप्स हो के मैं आप लोगों को जो है वो जवाब दूँगी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।